नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो एक न्यूज सब न्यूज पर भारी ये कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कोई दिन ऐसा नहीं कि जब कोई घटना हमारे सामने ना आए, बड़ी घटना सामने ना आए। ऐसी ऐसी हत्याएं राजधानी देहरादून में हो गई। प्रशासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो गई। एसएसपी आवास के चंद कदमों की दूरी पर सुबह सुबह हत्या हो गई। उसके बाद खलबली सी मची। खलबली तो पहले ही मची हुई थी, आपाधापी थी, सवाल थे। तो शाम होते होते एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला, जिसमें एसएसपी साहब का तबादला हो गया, दूसरे एसएसपी साहब आ गए। देहरादून ही नहीं, तमाम और जिलों के कप्तानों को भी बदल दिया गया। अब इस बदलाव से कितना फर्क पड़ने वाला है, और जो एक अलग तरह का गैंगवार जैसा कल्चर अपनी देवभूमि में शुरू हो गया है ये बीती घटना को लेकर, ये क्यों हुआ है, आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, और ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोगों की अपनी-अपनी धारणा, अपनी-अपनी राय। कोई बता रहा है कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल चौपट हो गई है। कोई कहता कि देखिए कार्रवाई हो रही है, इसमें हमने ऐसा कर दिया, गिरफ्तारी हो गई, इसमें हमने चार्जशीट दाखिल कर दी, इतनी जल्दी कर दी। लेकिन उन सब के बावजूद भी बदलाव कुछ नहीं दिख रहा जमीनी स्तर पर। क्या नए एसएसपी डोभाल साहब कमान ले चुके हैं तो अब कुछ बदलेगा? हरिद्वार से आए हैं वैसे साहब, तो बड़ी उम्मीदों के साथ आए होंगे। हरिद्वार और देहरादून के साथ ऊधम सिंह नगर, ये 3 ऐसे जिले जो तराई वाले जिले हैं जहां पर आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं, चुनौतियां ज्यादा होती हैं। और तो ये सवाल तो हरिद्वार में भी उनके सामने कई बार आया होगा। तो देहरादून में कैसे फिट बैठते हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कितना बदलाव होगा। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं परिचय करा देता हूँ। एमसी गुप्ता साहब मेरे साथ हैं, सरकारी अधिकारी हैं, विश्लेषक हैं और बारीकी से जानते हैं हर चीज को। गजेंद्र रावत जी मेरे साथ हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। सतीश चंद बीजेपी से मेरे साथ हैं। सतीश भाई, आप तीनों का ही स्वागत है। मैं सतीश भाई से पहला सवाल करना चाहता हूं। मैं कल भी शायद सतीश भाई के साथ था, तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन देखने देखने को मिलेगा, हमें बदलाव होगा। अच्छी बात है, बदलाव हो गया। तो किस तरीके से इस बदलाव को सतीश भाई आप देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, या सरकार किन चश्मे से आप हमें बता सकते हैं? और कितना बदलाव जमीनी स्तर पर जनता देख पाएगी, जो खौफ में है, थोड़ा डर में है, सवालों में है, उसको उनसे निजात मिलेगी? बीजेपी कैसे देख रही है? तो अब एक चीज ये, दूसरा ये कि इसको लेकर थोड़ा सा सुकून है कि हाँ बदलाव है, तो बदलाव से जमीनी स्तर पर कुछ हमें अलग दिखेगा। दूसरा ये कि जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, उन लोगों के बारे में कोई अपडेट नहीं है। कोई कहता है हरिद्वार, कोई कहता है हरिद्वार से बाहर, कोई कहता है इधर से उधर। तो चुस्ती दुरुस्ती को लेकर भी एक सवाल आपसे है मेरा। देखिए पंकज भाई, हम लोग आपके साथ ही इसी से रिलेटेड मुद्दे पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं और मेरा अभी भी यही कहना है कि जो विगत दिनों में देहरादून में या हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हुई, जो हत्याकांड हुए, वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और उनसे जहां हमारा प्रदेश अस्त व्यस्त हुआ, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों में एक भय का माहौल पैदा हुआ, वो वास्तव में इन चीजों के बाद होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो पुलिस है और जो हमारी सरकार है वो मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, वो पूरी एक्टिव है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी ओर आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी घटनाएं हुई तो उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई और कहीं ना कहीं वो भी चिंतित है और हमारी सरकार भी चिंतित है कि प्रदेश में इस तरह का माहौल अगर पैदा हो रहा है तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन हमारी सरकार अभी भी और हमारी जो पुलिस है वो आज भी उम्दे तरीके से कार्य कर रही है। और हाँ, किन्हीं अधिकारियों ने, किन्हीं कर्मचारियों ने अगर उसमें गलती करी है तो उनको बख्शा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने और हमारे पुलिस के आला अधिकारियों ने पहले ही निश्चित कर दिया था। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने देखा होगा कि अभी नकल जो करवाने वाले माफिया हैं उन पे अभी नकेल कसी हमारी एसटीएफ ने। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी पुलिसिंग अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। हो सकता है कहीं पे किसी ने हिलावाली करी है, निश्चित तौर पे करी होगी और उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक अधिकारियों के ट्रांसफर का, स्थानांतरण का सवाल है, देखिए ये सरकार का एक विवेकाधिकार है और उनका अधिकार क्षेत्र भी है। तो सरकार अपने हिसाब से समय समय पर अधिकारियों के ट्रांसफर जिस हिसाब से उनको लगता है वो करती है और करना भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी कुछ ना कुछ कोताही होती है, कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता पे सवाल उठते हैं। तो ये एक जो प्रक्रिया है उसके तहत ही करी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी
अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, और इस प्रदेश में जो वातावरण है, जो खराब करने वाले लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है सतीश भाई, आप दोबारा सब आ तो गए हैं, अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से काम करेंगे, लेकिन कांटों का ताज उनके सर पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब एसटीएफ ने अच्छा काम किया, अब अजय अजय सिंह भाई यहाँ थे तो वो शायद नहीं, एसटीएफ में गए तो कुछ नया लेकर गए होंगे, तो दूसरे दिन ही कार्रवाई होगी। ज्वाइन किया नहीं किया मुझे अपडेट नहीं है। रविंद्र भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, और अभी का पता नहीं किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रदेश की व्यवस्थाओं को साफ तौर पर देख जरूर रहे होंगे, और इनकी उत्तराखंड के साथ चहल है, किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ इनकी चहलकदमी आजकल ऊपर से लेकर मतलब थोड़ा तराई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रही है, और ये वो इलाके हैं जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा चुनौतियां होती हैं। क्या लगता है आपको, देहरादून और आसपास के जिले जहां पर आप मौजूदा वक्त में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये जो फेरबदल हुआ है, कितना बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी 15 दिनों में ये जो वारदातें हुई हैं, जी, निश्चित तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कभी शासन, प्रशासन और सरकार जी, का जो रवैया कहूं या सिस्टम कहूं, वो थोड़ा फेलियर की तरफ जाता है, तो इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। पहले भी दिखाई दी थी, अब भी दिखाई दी है। और इसमें मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ऐसा जरूर है कि कुछ लोग, देखो हमें ना बेसिक समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग सरकार में ऐसे घुस गए हैं, या कुछ लोग पार्टी में ऐसे घुस गए हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था ना कि भाजपा में जो आ रहा आने दो, और इस पर खुद विनोद चमोली जी ने भी सवाल खड़े किए थे कि ऐसे लोगों को रोका जाए। तो देखो, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय भी है कि ऐसे लोग जरूर अंदर हैं जो बिल्कुल नहीं डर रहे, जो पुलिस से भी नहीं डर रहे, जो सरकार से भी नहीं डर रहे, और जो शेल्टर लेने के बहाने अंदर घुस गए हैं। तो भाजपा को आत्ममंथन की आवश्यकता आवश्यक रूप से है। देखिए, पुलिस की जहां तक आपने बात कही, तो पुलिस के लिए मैं ये कहूंगा, देखिए पुलिस को मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं पुलिस का, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि पुलिस को सपना तो आएगा नहीं कि भाई कहीं वो होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने मुरुगेशन जी से भी परसों मिलके कहा, मेरी उनसे लंबी वार्ता हुई, मैंने कहा भाई आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आप सघन अभियान चालान काटने के लिए तो चलाते हैं, चालान काटने के लिए आपकी पुलिस सघन अभियान चला रही, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान आप क्यों नहीं चला रहे? तो उन्होंने गंभीरता से लिया, कह रहे आपका कुछ सजेशन है? मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा आप पहले तो ये चालान काटने की प्रक्रिया से बाहर आओ, कि पुलिस का जो माइंड सेट हो गया ना कि सरकार को इतना पैसा इकट्ठा करके देना है, इससे बाहर आओ, क्योंकि सवाल आप पे खड़े होंगे। मैंने उनको क्लियर कहा, सवाल पुलिस पे खड़े होंगे, और जो हमने आज तबादला कल देखा, निश्चित तौर पे सरकार परेशान हुई है ना। सरकार को लगा है कि कुछ ना कुछ चेंज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक डोमेन में और जो अपराधियों में जो मैसेज जा रहा है और जो परसेप्शन बन रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रशासन धामी जी के विरुद्ध बनता दिखाई दे रहा है मुझे। और धामी जी असहज महसूस किए हैं, तभी ये सब हुआ है। हो सकता है कि इसका खामियाजा उन्हें अगले 2-1 महीने में भुगतना भी ना पड़ जाए, कि अगर ये चीजें नहीं रुकी तो देखो राजनीति में तो कुर्सी आनी जानी है, धामी जी खुद कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखो हिला है, पूरा सिस्टम हिला है, कुर्सी हिली है, तभी ये सब, ये जो इधर से उधर उछल कूद करा रहे हैं, ये उसका एक सीधा सीधा मामला है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, एक लाइन और जोड़ूंगा बस आपके, कीजिएगा नहीं, थोड़ा भूकंप तो आया ही है, वो तो सच है जी सतीश भाई जी। नहीं पंकज भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष की विचारधारा से प्रेरित जो नेता है, आजकल भविष्य वक्ता ज्यादा हो गए हैं। उन्हें अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है, अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी के भविष्य के बारे में अवश्य बताते हैं, और भाजपा सरकार के बारे में अवश्य बताते हैं कि आने वाले समय में होना क्या है। चलिए ठीक है, कोई ना कोई तो होना चाहिए। वैसे कमी बीजेपी में भी पंकज जी, मैं एक बात कहूंगा, एक बात मेरी रह गई थी, बीच में आपने मुझे इंटरप्ट किया था। मैं ये कहूंगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो असला है, कौन सा असला,
जिस असले से हत्याएं हो रही हैं, क्या ये वैध असला है या अवैध असला है? देखो पॉइंट है, हमें समझना पड़ेगा कि जिन जिन हथियारों का उपयोग किया गया है पिछले 4-5 मर्डर्स में, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 5-5 हजार 10-10 हजार वाले कट्टे हैं वो हैं, या कौन सी राइफल है, लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, और अगर लाइसेंसी है तो किन लोगों को लाइसेंस दिया गया, किसने दिया और क्यों दिया गया? अगर जिलाधिकारी महोदय की परमिशन होती है, आप जानते हैं, तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या उसका जो रिकॉर्ड है, इतिहास है, वो चेक किया नहीं किया? बाकी जो मेरे छोटे भाई ने कहा, मैं उनकी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी का अपना स्तर है जवाब देने के लिए। मैं इनकी बात का कोई जवाब भी नहीं देना चाहता। हो जा रही है, पत्थर का लाइसेंस किसने किसी को थोड़ा दिया? हल्द्वानी में देखा पत्थर से कुचला गया, हमने देखा वो चापड़ खरीद के गया, उसका लाइसेंस नहीं, वो सो क्या खरीदे। लेकिन एमसी गुप्ता साहब क्या देख रहे हैं, उनका चश्मा क्या देख रहा है, इस घटना को कैसे देख रहा है, इस फेरबदल को कैसे देख रहा है? गुप्ता साहब थोड़ा आप प्रकाश डालिएगा इस पर कि हमने अपनी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा तो देखा नहीं, आज गैंगवार की जैसी स्थिति आ गई। ये जो लास्ट वाला केस हुआ, गैंगवार कह रहे लोग। पंकज भाई, हाँ, क्योंकि मैं अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए प्रसिद्ध रहा हूँ शुरू से अब तक। जी बिल्कुल। आज से कुछ एक महीने तक कम से कम हम ये कह सकते थे कि हमारे समाज के अंदर सड़कों पे हमारी बेटियां रात को 10 बजे भी लौटती थी, 11 बजे भी लौटती थी, बच्चे लौटते थे तो कोई चिंता नहीं होती थी कि बच्चे आ रहे हैं, आ जाएंगे। पर पिछले 15 दिनों में जो हत्याएं हुई हैं, मैं बेशक मैं तो 2.5 महीने से गोवा में था, पर जो हम पढ़ते थे वहां लोग कह रहे हैं बॉस आपके शहर में क्या हो रहा है, तो एक चिंता सी हुई यार हो क्या रहा है शहर में। और क्योंकि मैं सरकार का एक अंग रहा हूँ, सरकारी अधिकारी के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ बिल्कुल सीधी सी, और यहाँ से आप समझेंगे, मेरे घर में एक माली है और पिछले 22 साल से काम करता है। वो जब उससे बात करो कहेगा साहब मैं ये वाला काम भी कर लेता हूँ, साहब मैं कुत्तों को भी नहला लेता हूँ, मैं साहब ये कर लेता हूँ। मैंने कहा तू जो काम कर लेता है कर लेता है, अगर मेरे पौधे खराब हो गए तो मैं तो ये हटा दूंगा। तो जब मैं गोवा से आया तो मैं देखा कि मेरा एक पौधा जो है बहुत बड़ा कीमती पौधा था, इंपॉर्टेंट था खासतौर से, वो मरा हुआ मिला। आते ही मैंने कहा कि कल से मालिक की छुट्टी, ये और काम करेगा। तो पुलिस का जो बेसिकली काम है, मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सी बात, देवेंद्र भाई शायद इस बात के गवाह है मेरे लिए, जिसको शुरू जानते हैं मुझे, कि सरकारी अधिकारी को जो काम आप सौंपते हैं वो वह करके देता है। अब देखिए चाहे यूपी के अंदर की बात करें हम, अधिकारी वही है पर मुखिया कोई और है। वहीं पे कभी मायावती थी, मुखिया कोई और था, अधिकारी वही थे। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार भी होती थी, केवल मुखिया चेंज होता था। उसका दृष्टिकोण क्या है, वो चाहता क्या है अपने नीचे वाले से। तो ये जो फेरबदल है ना, घोड़े पर सवार चेंज करने से, घोड़ा चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर मेरी बात अगर आपके माध्यम से वहां तक सीएम साहब तक पहुंचती होगी, या हमारे सतीश भाई बैठे हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ता बड़े नेताओं से हैं जी, कि आप ये तय कर लीजिए आपको चाहिए क्या, और अधिकारी वो ला के देगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात है 2010 की। मैं यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, और रुड़की मंगलौर पूरे उत्तराखंड के अंदर फेमस है कि सबसे ज्यादा चोरियां वहीं होती हैं। शत्रुघ्न सिंह साहब यहाँ पर कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो भरी मीटिंग उन्होंने कहा है कोई माई का लाल जो रुड़की संभाल सकता हो। सारे अधिकारियों मुंह पे ताले लग गए थे। मैंने कहा ये तो गलत हो जाएगा। मैं सर आई विल गो। रेवेन्यू 177 करोड़ था, एक साल में 388 करोड़ हुआ। शत्रुघ्न साहब ने एक बात कही, गुप्ता साहब फ्री हैंड है, जो चाहे करो, ये बिजली चोरी रुकनी चाहिए। यही अधिकारी हैं, अगर हमारे सीएम साहब, हमारे जो ऊपर के बड़े अधिकारी हैं, उनके जो पुलिस के मुखिया हैं या सचिव महोदय हैं, अगर ये वाकई चाहेंगे कि यहाँ पर प्रशासन ऐसा हो कि लोग बच्चे जो है बच्चे आराम से निकल सकें। अभी सुनने में आया था कि वो दून इंटरनेशनल स्कूल के पास बच्चियां जा रही थी, उनको गाड़ी में खींचने की कोशिश करी एक बच्ची को। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुलिस जो है कहीं और कामों में ज्यादा बिजी है। मैं अक्षम नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि पुलिस तो राजपूत होती है, जिसका राज्य है उसके पुत्र हैं। बिल्कुल, जैसा कार्य सौंपा जाएगा उनको, जिस काम पे लगेगा, पुलिस काम पे लगी होगी साहब, जमीन के मुकदमे निपटाएगी, सिविल के मुकदमे निपटाने में लगेगी, तो उसका जो असली काम है वो नहीं हो पाता। मैं बताऊं, जो परसों मर्डर हुआ, ये कोई मिस्टर कौन विक्रम शर्मा कौन, जो अभी इसमें हुआ, जो इसमें मॉल में हुआ, और उससे पहले मिस्टर अर्जुन का मर्डर हुआ। मैं गोवा में था, मैंने जैसे क्या मैंने मर्डर हुआ है तो मेरा दोस्त कहता है अरे बोले यार उसने करवाया है। तो अच्छा, एक कॉमन मैन था वो, और जब अखबार में पढ़ा तो वही सब निकला कि यही लोग सस्पिशियस थे। उस समय तो कुछ नहीं हुआ था। ये मैंने खबर सुनी कि लोग कोई मर्डर हुआ है अमरदीप वाले का, अर्जुन का, और दूसरे दोस्तों सिंपल का, अरे आम आदमी को पता है किसने मर्डर करवाया है,
पुलिस को नहीं पता, उन्हें मालूम होता है कि ठीक। समाज में क्या हो रहा है। उनकी घुसपैठी है, उनकी जो नॉट घुसपैठी, सॉरी गलत शब्द बोला मैंने, जो मुखबिर होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं, हर पल की खबर रहती है। आप किसी मोहल्ले के नाई की दुकान में चले जाइए, वो बता देगा साहब गुप्ता साहब की बहू ने ऐसा किया था, कि शर्मा जी के यहाँ तो आजकल बड़ा झगड़े होते हैं। तो पुलिस को नहीं पता। हाँ, नहीं तो मैं ये तो सवाल कि मैं मोहरे पिछले 3 दिन से बदल कर रहा हूँ गुप्ता साहब, आप आज मिले ना, मैं पिछले 3 पंकज दिन जी, से एक लाइन की बात सिंपल ये, मोहरे बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जी, ठीक है। नीति फिर और मैं जानूंगा आगे आपसे बदलेगी, कैसे होगा। समाज बदलेगा। ठीक, गजेंद्र भाई से हम ले लेते हैं। सतीश भाई 1 मिनट दीजिएगा, बहुत वक्त हो गया। गजेंद्र भाई थोड़ा आप भी बताइएगा, बहुत दिनों मैं चाह रहा था आपसे बात करूं कि थोड़ा सा इन मुद्दों को लेकर गहनता से बात हो, क्योंकि आप बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है कि कुछ लोग कड़वा कहते हैं और लेकिन वो अच्छा होता है सेहत के लिए। आप बताइएगा ये सिलसिलेवार हत्याएं, उसके बाद ये फेरबदल और डेंट पेंट सब चीजें क्या देख पा रहे हैं? दरअसल इस प्रदेश में एक युद्ध चल रहा है, वो है डेमोग्राफी बनाम कानून व्यवस्था। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि डेमोग्राफी पे ध्यान देना है या कानून व्यवस्था पे देना है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो डेमोग्राफी को लेकर है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसी कारण उनको सत्ता मिल सकती है और इसलिए सारा फोकस उसी पर है। अच्छा। मैंने कल देखा कि एक किशोर उपाध्याय विधायक है, उनका गनर उनकी वीडियोग्राफी कर रहा है, रील बना रहा है, मेरे पास वीडियो भी है उसका। बहुत अफसोस लगता है कि पुलिस वाले अगर इस काम में आपने लगा दी कि आपका फेसबुक के लिए फोटो खींचेंगे, तो फिर वो पुलिस वाला पुलिसिंग कहां से करेगा? शाम को पुलिस वाले मंत्रियों के, विधायकों के, इनकी बीवी बच्चों के साथ में जो है राशन खरीदने जा रहे हैं, सब्जी मंडी में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब्जी का थैला उठा रखा है। सुबह आप जाइए स्कूलों के बाहर तो बच्चे गनर जा रखा है बच्चों को छोड़ने के लिए। कल मैं उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का वीडियो देख रहा था, भाजपा का झंडा उठा रखा और नारे लगा रही चप्पा चप्पा भाजपा। तो जिस प्रदेश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हो तो वहां कानून व्यवस्था तो खत्म होनी तय है। आखिरकार इस प्रदेश के खुफिया विभाग को, गृह विभाग को ये सब नहीं पता था कि इतना बड़ा गैंगस्टर देहरादून में बैठा हुआ है। ये लोग नेपाली मजदूरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बिहार के लेबर का कर रहे हैं और बता रहे हैं हम तो पता नहीं क्या क्या कमाल करने में लगे हैं। तो ये तो बताना चाहिए आपको कि आखिरकार इतने बड़े बड़े बदमाश, चोर, डकैत, उठाई गिरे, बंदूक चलाने वाले, गोली चलाने वाले, ये सारे के सारे लोग यहाँ कैसे घूम रहे हैं? लेकिन ध्यान किस पर है कि भाई वो धौलास में जमीन किसने खरीदी और बताओ, बनाओ उसको डेमोग्राफी चेंज। फिर क्या हुआ उसका? फिर वो जो जमीन बेचने वाला था रईस अहमद, वो जो डेमोग्राफी वाला था, उसका फोटो आ गया मुख्यमंत्री के साथ में 10 लाख रुपए का चेक देने वाला। अरे भाई कहीं कम से कम कुछ तो बातें स्पष्ट रखनी पड़ेंगी ना। ये सरकार करना क्या चाहती है? हमने इस प्रदेश के भीतर, इस देहरादून के भीतर, राष्ट्रपति का दौरा था देहरादून का, 19 करोड़ रुपए की डकैती हुई रिलायंस की। आज तक अजय सिंह रहे या कोई विजय सिंह रहे, एक फूटी कौड़ी की जो है वसूली नहीं कर पाए। तो आपकी पुलिसिंग क्या कर रही थी यहां पर? अगर आप इतने बड़े जो पुलिस कप्तान देहरादून के, राष्ट्रपति की मौजूदगी में डकैती पड़ गई, 19 करोड़ का सोना लुट गया, जेवरात लुट गए, एक फूटी कौड़ी की रिकवरी नहीं है, तो फिर ये पुलिस क्या कर रही है? किन लोगों को पकड़ कर ला रही है? और जो दूसरा मसला जो हरिद्वार से आए हैं डोभाल साहब, उनके जिले में तो आपने देखा नया कांड, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सरपरस्ती में अपराधी की गोली पड़ गई, वहां गोली मार दी उसको। वहां पर पुलिस वालों को क्या हाल है? अभी जो यहाँ पर आईजी है, आईजी के 2 गनर जेल में है, क्योंकि वो पुलिसिंग करने की बजाय वहां प्रॉपर्टी के धंधे में लगे हुए थे। इन सब बातों को कोई बोल नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये पुलिस के लोग झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, फर्जी चार्जशीट लगा देंगे। कोई बताए इस प्रदेश के आदमी को कि जो कल वो मारा गया शर्मा, उस शर्मा की जब हिस्ट्री शीट थी, ये कह रहे 50 मुकदमे उस पर थे, तो ये यहाँ किसकी कृपा बरस रही थी उसको स्टोन क्रशर देने की? वो कौन सरकार थी? वो कौन जिलाधिकारी था? कौन पुलिस का कप्तान था? कौन एलआईयू वाला था? कोई तो रहा होगा। अरे किसी के अंदर तो जमीर रहा होगा जिसने उसकी हिस्ट्री देखे बिना उसको पिस्टल का लाइसेंस दे दिया। ये ऐसे दिए जा रहे हैं क्या? और अगर उत्तराखंड की पुलिस को आप 150 पुलिस वाले लगा रखे थे मेले में, उसी परेड ग्राउंड के मेले में जहां बताया गया कि बड़ा भव्य और दिव्य मेला करा रहे हैं मुख्यमंत्री के परिजन, उसी ग्राउंड के ठीक सामने तो तिब्बती मार्केट है, प्रेस क्लब के सामने परसों गोली पड़ी। तो इसका मतलब जो सामान्य नागरिक है, जो आम आदमी है, उनके लिए आपके पैरामीटर्स बहुत अलग है, और जो असल जो लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उनको बचाने पे आप लगे रहेंगे। तो उन सबको बचाने पे आप लगे रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ
उस नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पाएंगे कि आपको किसी ना किसी तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मस्जिद मजार और ये मदरसा इन सब से बाहर नहीं आना है। अगर आप इन सब व्यवस्थाओं से बाहर नहीं आएंगे तो जो सामान्य जनमानस है, जो आदमी अपेक्षा करता है कि भाई देहरादून एक शांतिप्रिय जगह है, आप देखिए कि गोलियां कहां पड़ रही है। राज्यपाल के घर से 1 किलोमीटर दूर, मुख्यमंत्री के घर से आधा किलोमीटर दूर, सचिवालय से आधा किलोमीटर दूर, विधानसभा से 2 किलोमीटर दूर, पुलिस मुख्यालय के तो 200 मीटर पे ऐसी जगहों पर गोलियां चल रही हैं। ये सामान्य बात नहीं। इन बातों से ऐसा लगता है कि जो सरकार है, सरकार का जो ध्यान है, जो जिन व्यवस्थाओं के लिए पुलिस बनी है, पुलिस से वो काम नहीं लिया जा रहा है। और जो ये पुलिस के लोग हैं जिनके ऊपर आज इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, इतने मतलब संगीन और गंभीर आरोप हैं, आपने पहले भी देखे कि राजपुर रोड में एक पुलिस वाला घुस गया, किसी का रेप पार्टी हो रही है, क्या हुआ उस घटनाक्रम का, क्या एक्शन लिया गया उस पुलिस वाले के ऊपर, या जहां रेप पार्टी थी उन लोगों के क्या लिया। जिस पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगा कि इसने एक आदमी को जो पेशाब पिलाई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो जो पुलिस कप्तान ने अपने ऑफिस में बुलाकर एक फरियादी को नंगा करके पीटा, उसका क्या हुआ, कोई कार्य नहीं। तो जब अगर इस प्रकार के हालात, मेरा मानना है कि इस प्रदेश का जो सामान्य जनमानस है, और अब तो यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इस 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 5 मर्डर तो देहरादून में हो गए। अगर भाई इतने शांतिप्रिय जगह में ये सब घटनाएं हो रही है, कल हल्द्वानी में 2 लोगों को तब मार दिया कि भाई वो लिव इन रिलेशन में रहते। लिव इन रिलेशन में रहने की परमिशन किसने दी? जो कहते हैं हमने यूसीसी लाए, हमने चमत्कार कर दिया, हमने करिश्मा कर दिया। तो भाई अगर आप वो लेकर आए तो आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए थी। अगर आप नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो ठीक रहा है सरकार के ऊपर। और फिर मैं वही कह रहा हूं जो मैं पहले कहता था, अगर आप काम नहीं बांटेंगे, अभी भी मुख्यमंत्री के पास 36 विभाग हैं, अगर आप नहीं किसी को गृह मंत्री बना पा रहे हैं, नहीं कोई दूसरा तीसरा विभाग दे पा रहे, तो उस बर्डन से न तो आपके विभागों में परफॉर्मेंस आ रही है, और न जो आपके 40 विधायक घर में बैठा रखे आपने, ना उनसे कुछ होगा। तो निश्चित रूप से चूंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लोकतंत्र में बनाया गया है, जहां चुनाव व्यवस्था है, तो उन प्रदेशों में उस व्यवस्था के भीतर अगर आप काम नहीं बांटेंगे, तो ये पुलिस वाले लोग अपने ऊपर जितनी मर्जी किताबें लिखवा दें, खाकी में इंसान वाली, उन किताबों से भला नहीं होगा। और निश्चित रूप से आज उत्तराखंड का मतलब जो माहौल है, अभी तो इनको एक बड़ी चुनौती इनके सामने, 4 धाम यात्रा के गेट पर इनको स्कैनर लगाना है। उस स्कैनर में पता चलेगा कि हिंदू जा रहा है कि कोई दूसरे धर्म का जा रहा है, कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं जा रहा। कुंभ मेले के लिए एक और चुनौती है, कुंभ मेले में कोई दूसरे धर्म का ना घुस जाए, वहां स्कैनर लगना बाकी है। तो फोकस वहां पर है। सर इलारे गजू भाई कुछ कहना चाह रहे होंगे शायद, मेरे को लग रहा है कि सवालों के जवाब सरकार और बीजेपी के अलावा कौन दे सकता है। सतीश भाई। पंकज भाई, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सारी चीजों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों से सहमत होने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। अगर यहाँ अवैध मदरसों पे बात हुई, अगर हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, अगर अवैध मदरसों पे कार्रवाई करी, उनको अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंदर लाने का कार्य करा, तो इसमें कुछ गलत कार्य तो करा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप बहुत सारी चीजों से, सरकार की चीजों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सहमत होने वाले योग्य हैं। अगर हमारी 4 धाम यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थलों पे अगर हिंदुओं को, अहिंदुओं को, जो हिंदू नहीं है, अगर उनको वहां आने पे रोक लगाई जा रही है, अगर उसका कुछ एक प्रक्रिया तय करी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये मानता हूं कि हमारे जो तीर्थ स्थल है, जो हमारे 4 धाम है, वो हमारी सभ्यता, सनातन सभ्यता के प्रतीक है, वो परचम है हमारे। अगर वहां उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए अगर हमारी सरकार ने कोई नियम कानून बनाए हैं, तो इसमें क्या गलत करा है? और मुझे लगता है कि इसको सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा यही चीज तो है, इसी चीज से तो बचाव करना है। लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूं कि जो भी घटनाएं हुई हैं विगत 15 दिनों में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि धूमिल होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको ठीक करने के लिए प्रयासरत है और आगे बढ़ के काम कर रही है। रविंद्र भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? मैं एक इमेजिन कर रहा हूं पंकज भाई, क्योंकि देखो समाज में रह के कुछ चीजें तो सोचनी पड़ती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, ये जो 4-5 मर्डर हुए हैं, ये जो मर्डर करने वाले लोग हैं, अगर ये किसी धर्म विशेष के होते, तो क्या मुख्यमंत्री जी की यही प्रतिक्रिया होती जो आज है? क्या मुख्यमंत्री या जो भाजपा के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं,
अगर ये किसी समुदाय विशेष के लोगों ने हत्याएं की होती तो ऐसा ही माहौल होता जो आज है, बिल्कुल शांत, सन्नाटा, बिल्कुल सत्ता के गलियारों में जो आज सन्नाटा है, क्यों है भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है? आप ये बताएं ना। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, क्यों नहीं सवाल उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे भाई, सवाल उठने तय हैं। हम नागरिक हैं उत्तराखंड के, सवाल उठाएंगे। दूसरी बात कि जो मैंने पहले भी की और गजेंद्र भाई ने भी कहा कि भाई ऐसे लोगों को शेल्टर क्यों दे रहे हो? क्यों ऐसे लोगों को शेल्टर दे रहे हो? उनके लाइसेंस भी बना रहे हो, उनको खनन का काम भी दे रहे हो, उनके गन के लाइसेंस भी बना रहे हो। क्यों? कि वो भाजपा में आ जाते हैं इसलिए। और अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो फिर आप अपनी पार्टी को संस्कारी पार्टी कैसे कहेंगे? देखो, मैंने कहा ना, भाजपा के लिए तो आत्ममंथन है ये। कोई, मैं एज ए विपक्षी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए उत्तराखंड का एक सजग नागरिक होने के नाते सलाह भी दे रहा हूं। और इस पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि देखो, ये तो समझना पड़ेगा ना सरकार को कि गलती चूक हो कहां रही है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं बार बार। और अभी भी क्या पंकज भाई, एक बात बताओ, क्या खतरा पूरी तरह टल गया है? आप मुझे बताएं, क्या ये 2-4 पुलिस वालों को इधर से उधर कर लेने से क्या खतरा टल गया? मुझे बताएं। क्या अगर ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हो कि मैंने इस एसएसपी को वहां भेज दिया, उसको एसटीएफ में भेज दिया, तो खतरा टल गया? भैया, अपराधियों के हौसले उत्तराखंड में बुलंद हैं। आप ही की सरकार है, आप ही गुणगान करते हैं योगी का, आप ही उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो यार उनसे कुछ सीख ले लो। मैं तो कह रहा, आप उनसे ही कुछ सीख ले लो, हमसे मत लो, उनसे ले लो भाई। कुछ तो सीख ले लो कि सिस्टम को चलाना कैसे है। क्या फर्जी वीडियो बना करके पुलिस वाले 4 अपराधियों को एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं कि भाई लंगड़ा के चल थोड़ी देर, और कहते आई अब नहीं करूंगा। चल जाएगा इससे प्रशासन? आप बताओ, ये मैं गलत कह रहा हूं? होता ही नहीं होता? कर रहे नहीं कर रहे पुलिस वाले नौटंकी? क्या बच्चों की छुट्टी होने पर आप मुझे बताओ, पुलिस का ये काम है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई वो सारी पुलिस उसी में लगा दी, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। आप दिलाराम चौक पे जरा सुबह शाम तक खड़े हो जाओ, कितनी गाड़ियां जाती हैं, और पुलिस वालों हलकान रहते हैं, पूरे सारा ट्रैफिक रुका पड़ा है एक तरफ से। क्या ये काम रह गया क्या पुलिस का? आप मुझे बताएं ना। और ये जो कार्यक्रम हुआ अभी, जिसमें 20-20 हजार के स्टॉल बेचे गए, मैं तो सवाल ये भी खड़ा करता हूं, वो 20,000 का स्टॉल जो बेचा गया, वो जिस संस्था के खाते में वो पैसा गया, वो संस्था किसकी है? भैया, तुम सरकारी स्टॉल लगा रहे हो, लोगों से 20-20 हजार रुपए वसूल कर रहे हो स्टॉल लगाने के। अंधेर नगरी चौपट राजा, वही स्थिति है। आप बताओ ना कि उस उत्तरायणी मेले में जो स्टॉल बेचे गए, उसका पैसा कहां गया और क्यों लिया गया? जबकि वो तो सरकारी विभाग था, लोगों को फ्री देते ना स्टॉल। देखो, सवाल लाजमी उठेंगे। और सबको राजनीति सिर्फ देहरादून में करनी है, सबको बच्चे अपने देहरादून में पढ़ाने हैं। मैं तो देहरादून का वासी हूँ सिंस बर्थ, मेरे पिताजी भी यहीं के वासी हैं, मेरे दादाजी भी यहीं के वासी हैं। लेकिन आज जो सत्ताधारी हैं वो कहाँ के हैं? जो सत्ता पर काबिज लोग हैं वो कहाँ के हैं? कौन से गांव के हैं? और उन्होंने अपने गांव में क्या काम कराया, जरा मुझे बताओ। वो जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा से क्यों हारते हैं? एक हारे हुए व्यक्ति को आपने बिठा रखा है। तो देखिए, ये अब लोग समझने लगे हैं कि काबिल, देखो, किसी को नॉमिनेट कर देना, हम उस पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते, सरकार आई है अभी, नॉमिनेट किसी को भी कर दो, लेकिन काबिल है वो, ये भी तो सवाल समझना पड़ेगा ना कि काबिल है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो मेरी इन सब बातों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नहीं, हमें स्थिति बढ़िया चाहिए, चकाचक चाहिए, चाहे वो अब आप कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो एसएसपी बदले, चाहे बीजेपी बदले, हमको जो माहौल हमारा पहले वाला था वो वापस चाहिए। जनता तो यही मांगती है ना, वो उसको यही चाहिए। गुप्ता साहब, एक चीज बताइएगा, ये अदला बदली से आपने कहा कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानना चाहता हूँ फिर क्या होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमको ये लगे कि जो आदमी आज मेरे माता पिताजी भी वहीं रहते देहरादून में, वो लोग भी सोचने पर मजबूर है। वो हमको सुबह सुबह बताते हैं कि देखो वहां ऐसी घटना हो गई, बड़ा गजब हो रहा है। इन लोगों में इस तरह का भाव ना आए, वो डर का भाव ना आए, जिसे कहते थे लोग कि
रिटायरमेंट लेंगे तो देहरादून में घर बना लेंगे, सेफ सिटी है, बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया है, लेकिन वही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब अदला बदली से कुछ नहीं होने वाला, इस सरकारें बदलने से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर क्या होना चाहिए? पंकज भाई, एक चीज तो जरूर मैं कहूंगा, एक कमी कहीं आपके साथी लोग भी कहीं कर रहे हैं। पहले ये होता था, कहीं समाज में कोई आदमी गलत काम करता था तो डरता था कहीं मेरे बारे में चर्चा ना हो जाए जी। और चर्चा करने वाले आप लोग हैं, आपके पत्रकार साथीगण हैं। मैं देख रहा हूँ कि शायद शायद मैं आपको देख रहा हूँ, 2 साथी और हैं जिन्होंने कहीं लिखने की कोशिश की है कि ये मोहरे उठाने से कुछ नहीं होगा। असल वजह भी कोई नहीं जाना चाहता। आप लोग भी चर्चा कम कर रहे हैं, अखबारों में चर्चा नहीं हो रही। चर्चा होती है, बात बहुत दूर तक जाती है कि लोग समझने लगे हैं कि साहब कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और दूसरा, पहली बार में मैं शुरुआत में कहा था, नीति और नियत। सरकार, चाहे विभाग हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास हो, किसी मंत्री के पास हो, चाहे वो डीजीपी हो, है ना, डीजीपी सीधे से कहें किसका लालच, अरे डीजीपी बन गए, सबसे हाईएस्ट पोस्ट बन गई। अगर दूसरे पैसों की बात करनी है तो चर्चा नहीं करता मैं बता दूं, एक बात छोटी बता रहा हूँ सर। बात उस समय जब मुलायम सिंह जी गवर्नमेंट हुआ करती थी, मैंने किसी बहुत बड़े आदमी में हाथ डाल दिया था एमपी साहब के यहाँ। मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं मुलायम सिंह जी घर गया, फादर से मिला, बोले बेटा तू है तो एसडीओ ही ना? मैंने हाँ बाबूजी एसडीओ हूँ। तो बोले तू ट्रांसफर क्यों करना चाहता है? मैंने बाबूजी जैसे नेताजी जो खाली विधायक है ना वैसे तो, पर मुख्यमंत्री बने हैं तो रुतबा होता है ना, तो एसडीओ का रुतबा अलग होता है। वो कह रहे मैं समझ गया, अब लल्ला जो आएगा तेरी बात करा दूंगा, तू चिंता नहीं कर। आ गया। तो मैं तो एसडीओ था ना। अरे जो लोग हैं जो डीजीपी बन गए हैं या डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो तो वही रहेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे दूसरे का। अरे काम करने के लिए उनको कहे तो सही कि मुझे ये हासिल चाहिए, इस शहर में क्राइम नहीं चाहिए। अब यकीन मानिए क्राइम नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, क्राइम बिना ढीलापन के नहीं होगा। और आप लोग चर्चा करना शुरू करिए ना, सब लोग कहें कौन गलती कर रहा है। चर्चा होगी तो लोग डरते हैं। मैंने बता दूं, एक बात बता रहा हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग बात 92 की है। मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे वॉक पे जाया करता था। मेरी आदत थी 5-6 बजे अपने बिजली घर पहुंच जाना। मैं देखा शहर का एक बड़ा संभ्रांत आदमी, उसने मीटर का डब्बा खोला, तार निकाला, मीटर बंद किया। मैंने कहा ओहो, लोग चोरी हाले ऐसे करते हैं। मैंने उसी दिन तय किया कि मीटर बाहर लगाऊंगा। मैंने मीटर जो है खंबे पर लगाने शुरू किया। नतीजा हुआ पूरे केवल उत्तराखंड नहीं, यूपी के अंदर शुरू हुआ ये काम कि मीटर, लोग डरते हैं चर्चा ना हो जाए मेरी। मीटर घर के अंदर लगा, कुछ भी छेड़ा कर लेंगे, बाहर लग गया। तो ये चर्चा होना जरूरी है कि कौन गलत कर रहा है। चाहे हमारे आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे हमारे डीजीपी साहब हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, अगर उनके बारे में आप लोग, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, कहीं कहीं गलती, कहीं आप लोग भी सब कमी कर रहे हैं कि चर्चा नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा बुराई करो किसी की, चर्चा करो। आप चर्चा करेंगे तो पर्चे छपेंगे तो असर पड़ेगा। जी, कोशिश करता जरूर हूँ। और मैं विशेष तौर पर, मेरा लगाव भी रहता है उत्तराखंड से, वहां का होने, वहां पर पैदा होने, वहीं का खाने, वहीं का गुणगान करने, वही भाषा बोली बोलने। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज वहां घटती है उसका सीधा असर मेरे पे भी होता है। जितना मुझे इस प्लेटफॉर्म की इजाजत है या फिर इस तरीके से मैं बोल पाता हूँ, उतना कोशिश जरूर करता हूँ। मैं गजेंद्र भाई के पास एक बार फिर से जा रहा हूँ। गजेंद्र भाई, थोड़ा मैं पॉलिटिकल वाला वो चाहता हूँ आपसे, इधर ना थोड़ा ध्यान कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ। मैंने एक चीज नोट की है बीते कुछ दिनों में, जब ये घटनाक्रम हो रहे थे, हम इस पर बात तो कर ही रहे थे, मैंने ये देखा, जब ये अपना प्रेमनगर वाला आईएमए जमीन विवाद वाला मसला निकला, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, तब तो ये सतीश भाई की पार्टी के लोग बहुत सारा कहीं ना कहीं गाय बगाए बहुत ज्यादा बोल रहे थे, ये चीज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे ही ये हत्याओं वाला सिलसिला शुरू हुआ तो इनके प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, सांसद, सब कोई, मेरे को कहीं कोई बयान नहीं दिखा, कोई रिएक्शन नहीं दिखा, कोई रिएक्ट नहीं किया किसी ने। बात रही बीजेपी, नहीं कोई चीज दिखी। संजीदा कौन कितना है इसी से पता चल जाता। दूसरी चीज, ये विपक्षी दल जिसको अपने विपक्ष में बैठाया वो कांग्रेस है। कांग्रेस में तमाम बड़े नेताओं के रिएक्शन मेरे पास आते थे। वो पता कैसे आते थे? व्हाट्सएप के जरिए आते थे। किसी ने वीडियो बनाया हल्द्वानी से, किसी ने वीडियो बनाया ऊपर पौड़ी से, किसी ने वीडियो बनाया कहीं से ना। आज तो एक कल एनएसयूआई की तस्वीर देखी, थोड़ी सी 4-5 जो युवा पहुंचे, एक आज थोड़ा कांग्रेस वाली तस्वीर देखी। ये सत्ता और जो विपक्ष का ये रिएक्शन है, ये भी तो असर डालेगा ना कोई भी चीज को सही करने या फिर उसे बिगाड़ने के लिए, या अच्छी चीजों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जो है सरकार तक जाए। जो शासन प्रशासन है उनके कान पकड़े, और ये उनकी जिम्मेदारी है। मीडिया का भी यही काम है कि वो सरकार को जो भी चीजें हो रही है सामने, वो सिर्फ आईना सामने रख दे
कि भाई ये हो रहा है, ये तुम्हारा एक्सरे है, ये तुम्हारा सीटी स्कैन है, ये तुम्हारा एमआरआई है, ये बताने का काम मीडिया का है और वो उसको करना चाहिए। ये कोई एहसान करने वाली बात भी नहीं है। हम लोग भी वर्षों से यही काम करते रहे, सरकारें पता नहीं किसकी आई, कब तक बदली हुई, कितने मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन हमने जो अपना नेचर है अपना यही रखा है कि चूंकि हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी का भाव हमें नहीं होगा तो किस में होगा। तो निश्चित रूप से जो सरकार है, ये जो पुलिस का लोग है, जो तमाम लोग हैं, इन लोगों को भी आलोचना स्वीकार करनी चाहिए और इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अगर सामने से कोई आलोचना हो रही है, कोई उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो इस देश के दुश्मन नहीं है, उस सरकार के दुश्मन नहीं है, पुलिस के दुश्मन नहीं है। लेकिन हमने बड़ी आश्चर्यजनक रूप से देखा कि पुलिस का एक बड़ा मतलब बहुत बड़े लोग इस काम पर लगे हुए कि सोशल मीडिया में कोई क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी पोस्ट कैसे डिलीट करवानी है, उस पर कैसे स्ट्राइक करवानी है। परसों मैंने डीजीपी के बारे में एक पोस्ट लिखी, भाई सेठ साहब ये तो दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, आपकी नींद कब खुलेगी। आखिरकार जो है मुख्यमंत्री ने भी आपको कहा कि कड़े एक्शन लीजिए, आप कब लेंगे। तो कुछ देर बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आपकी ये पोस्ट अब भारत में नहीं दिखाई दे रही, इसको हाइड कर दिया गया। तो कितना ध्यान इन लोगों का इस काम पर है। अरे भाई गजेंद्र रावत का तुम अकाउंट भी डिलीट कर दोगे, फेसबुक पोस्ट भी हटा दोगे, कुछ भी हटा दोगे, गजेंद्र रावत मर जाएगा क्या उससे? इन सब चीजों से भला नहीं होगा। इसीलिए हमारा कहना है कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, जो गृह सचिव के पास है, गृह मंत्री के पास है, डीजीपी के पास है, एलआईयू के पास है, एसटीएफ के पास है, जितने ये शासन तंत्र है, ये सब लोग पूरी जिम्मेदारी अगर इस पे वो कर ले फोकस कि भैया ये इस प्रदेश की तो जो इकोनॉमी ही है वो तो सब हमारा पर्यटन के ऊपर आ रखा है मामला, जो तीर्थाटन के ऊपर है। अगर माहौल इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार की खबरें पूरे देश में जा रही होंगी कि वो शांत प्रिय देहरादून में 15 दिन में 5 मर्डर हो गए, ऋषिकेश में मर्डर हो रहा है, हल्द्वानी में हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा, लाशें मिल रही जगह जगह, और वो लिव इन रिलेशन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा। अगर इस प्रकार का मैसेज जाएगा तो मेरा मानना है कि तात्कालिक रूप से आप इस किसी एसपी को यहां से वहां भेज दीजिए, उससे कुछ दिन आप भले ध्यान बंटवाने का काम करेंगे, लेकिन असल बात यही होगी जो उत्तराखंड की जनता है, जो देश भर का आम जनमानस है, वो इस बात को जरूर देखता है कि जो उत्तराखंड कल तक बहुत शांत प्रिय प्रदेश था, जहां दंगों की बात नहीं होती थी, इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी, आप दिन भर अगर सिर्फ बुलडोजर का वीडियो चलाकर जो है इमेज बिल्ड करने पे लगेंगे तो मेरा मानना है कि आपको वोट का रूप में तो फायदा हो सकता है जी। लेकिन आपसे भरोसा है, और भरोसा जब टूटता है तो उसका परिणाम क्या होता है। आज कितनी तारीख है? 14 फरवरी। 14 फरवरी 2022 को ही चुनाव परिणाम आए थे, 2022 के चुनाव के। उसी दिन खटीमा का जो मैंडेट था वो लोगों ने देखा। ऐसा नहीं आना चाहिए था कि भाई आप एक मुख्यमंत्री लड़ रहा था तो कोई हारने का कारण ही नहीं था, लेकिन जब जनादेश आपके खिलाफ जाता है तो इस प्रकार के परिणाम आते हैं, और निश्चित रूप से इन सब चीजों से सबक लेने की जरूरत है। ठीक सतीश भाई, मैं इससे थोड़ा इतर हटकर मैं पॉजिटिव सोच का थोड़ा इसमें डालता हूं, क्योंकि हरिद्वार में डोभाल साहब हरिद्वार से आए हैं ना, तो वो हरिद्वार वाली स्थिति हम लोग ने देखी। एक कोई गुप्ता साहब बेहतर बता सकते हैं, आप लोग रावत जी भी जानते हैं, कोई नेगी जी का जिक्र होता है प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, उस तरह की ही व्यवस्था क्या दोबारा हम देख पाएंगे? मैं उनको नहीं जानता, शायद मेरे उतने टच में नहीं, मैं छोटा रहूंगा जो मेरे उतना नहीं है, लेकिन उनका जिक्र बार बार होता है, उनके बारे में सुनता हूँ, वो चीजें होती हैं। वैसा कोई अधिकारी नहीं है, या फिर अधिकारी है वो काम नहीं कर पा रहा है? सतीश भाई देखिए पंकज भाई मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, 1 मिनट आऊंगा आपके पास। सतीश भाई से पूछ लो एक बार, क्या पता बीजेपी वाले या सरकार ने कुछ बात रखा हो, नहीं काम कर पा रहे हैं ऐसा। नहीं पंकज भाई, मैं सबसे पहले जो बहुत सारे प्रश्न आ गए यहाँ पे, और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र भाई ने तो उत्तरायणी कौथिग से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा तक बहुत सारे जवाब पूछ लिए, बहुत सारे उन्होंने आरोप लगा दिए। मैं कहना चाहता हूं पहले उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो भी हमारा 2022 का जो चुनाव लड़ा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। उन्होंने भले अपनी सीट गवा दी, वहां पे मैनेजमेंट वो उतना नहीं देख पाए अपना, लेकिन पूरे प्रदेश में उन्होंने बम्पर सीटों से हमारी भाजपा की सरकार बनवाई। और उसके साथ में एक और चीज कहना चाहता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में हम नगर निकाय के चुनाव जीते, उन्हीं के नेतृत्व में हम जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीते। तो मुझे लगता है कि ये रविंद्र भाई ने जो बातें बोली वो सुनने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, वो सुनते तो अच्छा लगता मुझे भी। तो उन्होंने पूरी की पूरी जनता को कटघरे में रख लिया,
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के बारे में बात करके उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि यहाँ पे जो जनता है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो उनके वोट के बगैर ही यहाँ सारी चीजें चल रही है, सारे नगर निकाय के चुनाव उन्हीं के बिना वोट के जीतते जा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिना वोट के जीते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जनता का प्यार है और जनता मानती है, जानती है कि जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो यहाँ क्या कार्य कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सतीश भाई, इसीलिए तो ये डबल जी। इंजन की सरकार है या इस तरह से भारी भरकम बहुमत वाली सरकार है, इसीलिए तो जनता ये चाहती है कि ऐसी घटनाएं ना हो अपने प्रदेश में ना, इसीलिए तो उम्मीदें आपसे हैं। देखिए पंकज भाई, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं स्वयं इस बात को बोल रहा हूं और एक छोटा सा जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सरकार सच में बहुत गंभीर है और बहुत चिंतित है। हमारे प्रदेश के हालात जल्द से जल्द ठीक होंगे और आपको इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेगी आने वाले समय पे। मैंने इससे पहले एक डिबेट की सतीश भाई, उस दिन बंदूनी जी थी आपकी तरफ से, उन्होंने मेरे को बहुत भरोसा दिलाया, मतलब कहा जनता इस तरह हम काम कर रहे हैं, ये चीजें आप इसका असर देखेंगे। और दूसरे दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे ये अपना मॉल के बाहर सीढ़ियों में वो विक्रम वाला कांड दिखा ना, वो ऐसी चीजें होती है। चलिए इसमें ये किसी को पता नहीं है, लेकिन गुप्ता जी हम हमेशा, मैंने नेगी जी का जिक्र किया, मैं इंटेलिजेंस का जिक्र करता हूँ, आप लोग उस इलाके में रहे, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या घटना घटने वाली है। आपने टैग दिया मित्र पुलिस का, चलिए मित्र पुलिस ठीक है। दूसरी बात, एक वेरिफिकेशन वाला मसला आया, आपको पता ही नहीं है प्रदेश में कौन से इलाके में कौन सी चीज कहाँ पर खरीदी जा रही है, कौन आदमी रह रहा है, कहाँ का है, वो हिस्ट्री शीटर है, वो अपराधी है, वो बंगाल से आया, बिहार से आया, झारखंड से आया, कहाँ से आया, ये पता नहीं है, यहाँ कमजोरी है। दूसरी बात ये कि एक घटना एक दिन 2 दिन पहले हुई होती है गुप्ता जी, तो इसका मतलब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर देहरादून में उस वक्त थी जब उन अपराधियों ने विक्रम को मारने की कोशिश की या विक्रम को मारा, उस स्थिति में मारा और उस जगह पर मारा जहां से सारे आपके एसएसपी आवास, आपका ये, आपका वो, ये सब चीजें आप, यानी कि आपके पास जो आपका इनपुट वाला है, जो हमारे रिपोर्टर भेजते हैं ना, रिपोर्ट खबर बना के वहां से, वो रिपोर्टिंग वाली चीजें तो आपकी खत्म हो चुकी है ना। मैं पंकज भाई, देखिए मेरा सोचना है, महेंद्र सिंह नेगी जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है पोस्टिंग्स के दौरान जी। मैं कहूं कि उनके ऐसे मॉडल तो बनने बंद हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ऐसे कुछ अफसर हमारे यहाँ भी हुए हैं, एक एसएस चौधरी हुआ करते थे, कुछ और भी अफसर 2-4 को जानता हूं मैं, कि जो काम करना है वो करना है, उन्हें कोई चिंता नहीं कहाँ पोस्ट करेंगे। मैं सतीश भाई, अगर आप बात को पहुंचा सकते हो तो मैं बताना चाहता हूं कि अधिकारी को फेलियर होने पर ट्रांसफर करना कोई समाधान नहीं है जी। समाधान ये है कि तेरे इलाके में हुआ है, तेरे होते हुआ है, इसे ठीक कर, 15 दिन का टाइम देता हूं, वरना तुझे बेइज्जत करके निकालूंगा। एसएसपी है उसको एसपी बना दीजिए एक बार ना, जरा इज्जत। जो बड़ा आदमी डरता है, आपको याद हो एक आर.के. शर्मा डीआईजी हुआ करते थे, एक शिवानी भटनागर कांड में पकड़े गए थे, कुछ नहीं बोले, तो थाने बुला के उनको जब जैसे ही नीचे बिठाया जमीन पे, वो सारा कुछ बोल गए। अधिकारी मरता है इज्जत से, बड़ा पैसे वाला मरता है इज्जत से। बड़े पैसे वाले को पकड़ के ले आइए, अब जमीन में बैठा दिए, सारी बातें कल में आ जाती है। अधिकारी बड़ा है, उसकी इज्जत बताइए, तेरी इज्जत खराब हो, तेरी वजह से इज्जत, तो देखिए एसएसपी की वजह से इज्जत किसी खराब हो रही है, दीपक सेठ की वजह से सीएम साहब की। तो सीएम साहब किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी पार्टी को हरवाने का। अरे अगर उनकी इज्जत खराब हुई, हमेशा कहता हूं, मैं कहता था लोगों से कि अगर सपोज करिए कोई आदमी मेरा बिजली का बिल नहीं दिया करता था, मैं कहता कि तुम्हारी वजह से अगर मेरी नींद खराब हुई तो सोने तुम्हें भी नहीं दूंगा। ये बात, अगर सीएम की इमेज खराब हुई, सतीश भाई आपको लिए कह रहा हूं खास तौर से, मैं अगर आपकी बात होती तो कहिएगा संगठन में कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी पार्टी की छवि खराब हो रही है, तो मिस्टर एसएसपी, मिस्टर डीजीपी, चैन से आपको भी नहीं रहने दूंगा, आपको डिमोट करूंगा, आपकी इज्जत खराब करूंगा, तब आपको हटाऊंगा, ताकि पब्लिक ये जाने ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। मैं एसएसपी था, एसएसपी रहूंगा, आज निकल आ जाऊंगा दोबारा में, और सेटिंग वेटिंग सब आप जानते हो, कुछ करना नहीं है मुझे, ये कहीं सोच लेनी पड़ेगी। ठीक, मैंने काम किया है अपने जीवन में, जहां जहां मेरी पोस्टिंग होती थी, लोग कहते हैं एमसी गुप्ता आ गया यार, अब चोरी करना बंद कर दो, ये छोड़ता नहीं है। मैं कभी किसी कुछ नहीं कहता था, बिजली चोर पकड़ लिया उसे नहीं छोड़ना, बस इतना करना है। अगर आप हमारे सीएम साहब इतना कर पाए कि तो आपकी इज्जत खराब इनकी वजह से हो रही है, तो इनकी इज्जत भी थोड़ी खराब कर दीजिए, आप यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर समस्या समाधान होगा। जी। सतीश भाई कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट करना चाह रहे थे, आप बोलिएगा। वैसे ये फेस हम भी कर रहे हैं सतीश भाई,
यहाँ पे हमारे अगल बगल बिहार और यूपी के लोग बैठते हैं, ये भी कहते हैं देखो तुम्हारे वहाँ क्या हो रहा है, इतना नहीं कर पा रहे हो, अच्छा हुआ ये यूपी जैसा है, बिहार जैसा नहीं हुआ, तुम्हारा तो लोगों को उठा ले जाते, सब ऐसा होता है, ये बेइज्जती हम नहीं देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पे मैंने डिबेट जब शुरू हो रही थी तभी बोल दिया था कि इस तरह की चीजों से, इस तरह की घटनाओं से प्रदेश की जो छवि है वो भी धूमिल होती है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ पंकज भाई, और जो यहाँ पे गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड सरकारी अधिकारी है, मैं भाई साहब से भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य चल रहा है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और देखिए ये आपने देखा भी होगा, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, जब हरिद्वार में भूमि का घोटाला हुआ, भू घोटाला जो हुआ था, उसमें डीएम से लेके नीचे का बाबू उसको तक सस्पेंड कर दिया गया था। और यहाँ पर भी जो भी अगर इस तरह की कार्रवाई अगर करनी होगी तो हमारी सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी और सबकी जवाबदेही तय करी जाएगी, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो कप्तान हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबके पास एक टाइम फ्रेम में काम करने के लिए उन्हें बाध्य करा जाएगा कि आपको इस तरह के जो कार्य हैं वो करने हैं इस टाइम पीरियड में। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और सुधार दिखेगा आपको। ये जो ये कांड कर गए विक्रम वाला, इनके बारे में कोई सुराग जुटा पाई है पुलिस? अब तो डोभाल साहब भी आ गए। देखिए पंकज भाई, असल में ये जो तार है ये दूसरे राज्य से जुड़े हुए हैं और यहाँ से टीमें गई हुई है और मुझे लगता है कि आपको ब्रीफिंग कुछ 2-1 घंटे में, 2-3 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी और ये आने वाली होगी, क्योंकि पुलिस जो है मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है पूरी। उम्मीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया आपका, गजेंद्र भाई जुड़े थे, रवि भाई जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ धन्यवाद। बदलाव रंग लाए, जो बदलाव हो रहा है और सब लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड की परिभाषा ना बदले, उत्तराखंड देवभूमि जो है वो गैंगस्टर भूमि या फिर आपराधिक भूमि ना कही जा सके। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस महकमा। इन लोगों को काम करने की जरूरत है, स्क्रू टाइट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है जो मेहमान, जो जितने भी गेस्ट थे, जो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, हर कोई ये चाहता है कि एक्शन जैसा हो रहा है वैसा हो नहीं रहा है। वो अगर वैसा हो गया, क्यों महेंद्र नेगी जी का जिक्र किया जा रहा है, वो मॉडल अब आता नहीं है। वो मॉडल क्या था, जरा देखना और पढ़ना चाहिए पुलिस के नए अधिकारियों को जो आज नए कप्तान बन रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करिए। वहाँ चर्चा पर आपकी राय क्या है, प्रदेश की स्थिति पर राय क्या है, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। जय उत्तराखंड।